हेलो दोस्तों, एकलव्य एकेडमी परिवार में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर हम लोग शुरू कर चुके हैं हिंदी। और हिंदी मैंने बताई थी आप लोगों को कि जो हिंदी है वो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए जितनी भी इम्पोर्टेंट होती है वो सारे यहाँ पर कराई जा रही है। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप लोगों की छूटेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमारी शुरू हुई हैं वो आपने हमारी पिछली क्लास में देख ली होंगी। जिन्होंने नहीं देखी है वो इससे पहली क्लास में जाके देख लीजिएगा। वहाँ पर हमारा वर्णमाला टॉपिक शुरू हो चुका है और वर्णमाला टॉपिक में हमने थोड़ी सी चीज़ें कर ली हैं, बाकी की चीज़ें हम आज करेंगे, ठीक है। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत भी, तो वो आप मुझसे आप पूछ सकते हैं उसमें अपनी कमेंट्स करके, और वो चीज़ें आप अपने थ्रू हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन चीज़ों को देखिए, सुनिए, समझिए और जितना हो सके चीज़ों को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर वर्णमाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे। हमने उसमें पढ़ा था कि भाषा के रूप कितने होते हैं। तो भाषा के 3 रूप पढ़े थे। कौन कौन से? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। फिर हमने पढ़े थे भाषा के अंग। भाषा के अंग कौन कौन से होते हैं? भाषा की सबसे बड़ी इकाई जो सार्थक होती है, जिसे वाक्य कहते हैं, जिसमें भाषा का या वाक्य का आंशिक रूप व्यक्त हो, बात कहते हुए भी खत्म ना हो या समझ में ना आए कि खत्म हुई कि नहीं हुई, वो होता है उपवाक्य। फिर इसके बाद कई पदों का जोड़ क्या कहलाता है? पदबंध। 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ना कहलाता है पद। ध्वनि के योग को शब्द कहते हैं और भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। फिर आगे हमने कर लिया था कि जो हमारी वर्णमाला का व्यवस्थित समूह होता है उसी को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला के 2 भेद हो जाते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर में हमने किया था कि जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो हमेशा जवाब दीजिएगा 11 होती है। जब पूछा जाए देवनागरी लिपि के आधार पर कितनी होती है तो वो हो जाती है 13, ठीक है। और पंडित कामता प्रसाद और जगन्नाथ जी के अनुसार संख्या कितनी होती है तो 10 होती है, ठीक है। आगे की चीज हम अपनी शुरू कर रहे हैं। वहां पर हमने पढ़ लिया था स्वर के भेद 2 होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हम स्वर पढ़ते हैं, स्वरों के अंदर इसके 2 भेदों में, देखिए हिंदी में मैंने बताया था कि हिंदी में ये चीज़ 2 होती हैं, ह्रस्व और दीर्घ। लेकिन संस्कृत भाषा में ये चीज़ें 3 हो जाती हैं और तीसरा हो जाता है प्लुत, ठीक है। हिंदी में जब भी कभी पूछा जाए कि स्वर के कितने भेद होते हैं तो 2, ह्रस्व और दीर्घ। लेकिन जब भी कभी संस्कृत में पूछा जाए कितने तो वहां पर 3, ठीक है। ह्रस्व और दीर्घ हमने पढ़ लिया था, भेद में नहीं आता है लेकिन फिर भी आता तो यहीं पर है। तो इसे हम पढ़ेंगे कि पलुत कौन से होते हैं। तो वे वर्ण जिन्हें खींच कर बोला जाता है वही होते हैं पलुत। पलुत का अर्थ ही होता है कि किसी भी वर्ण को या शब्द को खींच देना, ठीक है। तो जब भी किसी शब्द को खींच कर बोला जाता है तो उसका रूप पलुत हो जाता है। और इसे बोलने के लिए हमेशा 3 मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इसे हिंदी की गिनती 3 से प्रदर्शित किया जाता है। और एग्जाम्पल के लिए लिखा जाता है ओम। क्या लिखा जाता है? ओम, ठीक है। तो यही होता है पलुत। इसके बाद जो हमारे स्वर हैं, हमने कहा कि हमारे स्वरों की संख्या होती है 11। तो वो जो 11 स्वर होते हैं उसका किस किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है या किस किस आधारों पर उनके भेद होते हैं, तो वो ही चीज हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहला आता है हमारी एक चीज हमने पढ़ लिया था, इसमें मात्रा। मात्रा के आधार पर ये हमारे 2 भेद हो गए थे। अब इसमें दूसरा आता है बोलने के आधार पर। बोलने के आधार पर स्वरों के भेद, ठीक है। बोलने के आधार पर बोल देंगे। और नेक्स्ट इसमें आता है जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर। फिर नेक्स्ट इसमें आता है नासिका के आधार पर।
नासिका के आधार पर स्वरों के भेद। फिर आता है इसमें ओष्ठ के आधार पर स्वरों के भेद। देखिए भेद बहुत सारे आधारों पर पूछ लिए जाते हैं कि किस किस आधार पर होता है। एक होता है घोष के आधार पर स्वरों के भेद। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वरों को किस किस आधार पर बांटा जाता है या भेद बताए जाते हैं, तो मात्रा या बोलने के आधार पर, जीभ के आधार पर, नासिका के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, घोष या घोषत्व के आधार पर, और एक होता है आपका मुख विवर के आधार पर। मुख विवर के आधार पर स्वरों के भेद। ठीक है, तो इसमें हमने मात्रा के आधार पर पढ़ लिया है। तो जो हमारा बोलने के आधार पर होता है, मात्रा और बोलना एक ही होता है। इसे बोलने की जगह पर हम ऐसा कह सकते हैं साथ में, बोलना या उच्चारण काल के आधार, उच्चारण के आधार पर या फिर उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, तो उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं उसके लिए मैं एक छोटी सी फिगर बना रही हूं, उसे देखिएगा। ये है देखिए, ये है इसमें हमारा जो वर्ण सीधा गले से निकल कर आए उसे बोलते हैं कंठ। ठीक है, फिर मुख में पीछे की तरफ ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, वो कहलाता है तालु। पीछे वाला भाग तालु। आगे की तरफ ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, मूर्धा। फिर जो वर्ण ओठों की सहायता से बोले जाए वो कहलाते हैं ओष्ठ। अब ओठों के अंदर मुंह में दांत भी होते हैं, तो जो दांतों की सहायता से बोले जाएं वो होते हैं दंत्य। ठीक है, इसके अलावा जो वर्ण नाक की सहायता से बोले जाएं वो होते हैं नासिका वर्ण। तो ये जो हमारे स्वर होते हैं ये बोलने या उच्चारण के आधार पर इनमें इन वाले शब्दों को स्वरों में कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। अब देखिए हमने अपने स्वर पढ़े। ठीक है, तो स्वर में हमने पढ़ा कि एक होता है ए, एक होता है आ। हमने बोला ए आ, तो ए और आ को बोलते में मुंह कैसा खुल जाता है, बड़ा। ठीक है, तो जब भी मुंह बड़ा खुले और जीभ इधर उधर कहीं टच ना हो तो वो वर्ण हमारा कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। ठीक है, तो वो हो जाता है कंठ। फिर हम इसके बाद ए आ के बाद क्या आता है, ई। तो देखिए जब भी कभी किसी वर्ण को बोलते में गले में प्रेशर लगे, यहाँ पर हल्का सा दर्द या दुखन हो, या फिर आपको जब पता ही ना चले जीभ कहाँ टच हो रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें जीभ का ध्यान ही नहीं होता, मतलब कंसंट्रेशन के बाद भी पता नहीं चलता कि जीभ किधर टच हो रही है। तो जब भी कभी गले में हल्का सा दबाव पड़े तो समझ लीजिएगा वो होता है तालु। तो ई बोलते में गले में दबाव बनता है तो ये हो जाता है हमारा तालु। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है ऊ आओ। तो देखिए हमने बोला ऊ आओ, तो हमारे ओठों की स्थिति कैसी हो गई, गोल हो गई। ठीक है, तो ओठों की स्थिति बदली, इसीलिए इन दो वर्णों को कहते हैं ओष्ठ। ये हो गए ओष्ठ। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है रीरी। तो ये रीरी किस में आ जाता है, हमने बोला रीरी। रीरी बोलते में रा में थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है, जो हमारी जीभ है दांतों के पीछे ऊपर की तरफ आगे को टच होती है। और मैंने आपको बताया जब भी कभी जीभ आगे की तरफ ऊपर टच होती है तो वो होता है मूर्धा, तो इसे बोल देते हैं मूर्धा। फिर रीरी के बाद आता है ए आए। तो देखिए ए आए जब बोलते हैं तो इसमें कंठ भी यूज होता है और तालु भी होता है। हमने बोला ए आए, तो ए आए बोलते में गले में प्रेशर भी होता है, ए को बोलते में आवाज गले से भी आती है, तो इसीलिए इन दोनों का एक साथ हो जाता है कंठ तालव्य।
तालव्य। तो इसीलिए इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है ओ और आओ। तो ओ और आओ जब हम बोलते हैं तो ओ को बोलते में मुंह में ओठों की स्थिति बदलती है, लेकिन अंदर की तरफ से हवा आती है। ओ आओ, देखिए ऊ बोलते में ओठ बंद हो जाते हैं, लेकिन ओ आओ बोलने में मुंह हमारा ऊ आओ से बड़ा खुलता है और सीधी गले में से हवा बाहर को आती है, क्योंकि गला और ओठ दोनों चीजें इसमें यूज होती हैं, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान आ जाता है कंठोष्ठ्य। ठीक है, कंठोष्ठ्य। तो क्योंकि जब दो चीज एक साथ प्लस होकर लिखी जाती हैं तो दोनों को इस तरह से लिख देते हैं, कंठोष्ठ्य कंठ तालव्य। ठीक है, जिसमें जो भी प्रयोग में आ रहा है। तो हमने देखा कि उच्चारण या बोलने के आधार पर जो हमारे स्वर हैं 11 स्वर, उन 11 स्वरों के उच्चारण स्थान ये हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जीभ के आधार पर स्वरों के भेद। तो जीभ के आधार पर स्वरों के कितने भेद हो जाते हैं? वो हो जाते हैं 3। जीभ के आधार पर 3। इसमें होता है एक अग्र, एक होता है मध्य और एक हो जाता है पश्च। यानी कि जीभ के 3 भागों का वर्णन होता है। आगे वाले को अग्रभाग, मिड वाले को मध्य भाग और जो सबसे अंतिम पीछे की तरफ वाला हिस्सा होता है उसे पश्च भाग कहते हैं। अब देखिए जो हमारे ये 11 स्वर है, अब इन 11 स्वरों को बोलते में हमारी जीभ का कौन सा हिस्सा ज्यादा यूज हो रहा है, कौन सा कम हो रहा है? तो हमने बोला ए आ। देखिए खुलेगा तो मुंह ही, लेकिन मुख हमारा किसमें कितना ज्यादा खुल रहा है, किसमें कम खुल रहा है, उन्हीं चीजों के आधार पर इनका भेद कर दिया जाता है। हमने बोला ए आ, हमने बोला ए बोलते में थोड़ा सा मुंह खुला, लेकिन आ बोलते में ज्यादा खुला। तो जब हमने ए बोला तो ए हमारा किस में आएगा? ए बोलने से पहले एक बार ई बोल के देखिएगा। हमने बोला ई, तो देखो ई में तो बिल्कुल ही बंद हो गया, ए थोड़ा ज्यादा हो गया, आ और ज्यादा हो गया। तो इसीलिए इसमें ई आ जाता है अग्रभाग में और ए आ जाता है मध्य भाग में और आ जाता है हमारा पश्च भाग में। ठीक है, फिर हमने बोला ऊ, तो मुंह कैसा हो गया? बंद हो गया। इसका मतलब ये कहाँ जाएगा? ऊ अग्रभाग में। फिर हमने बोला ओ आओ, तो यानी कि मुंह ज्यादा खुल रहा है, हवा भी आ रही है, ओष्ठ भी बदल रहे हैं, गले में से भी ध्वनि आ रही है, हवा आ रही है। तो ओ आओ किस में चला जाता है? हमारा पश्च में चला जाता है। ओ और आओ ये गए हमारे पश्च में, और ऊ आओ कहां पर गए? हमारे अग्र में। नहीं सॉरी, अग्र में नहीं, ये पश्चिम में जाते हैं। ऊ आओ भी पश्चिम में जाते हैं। ऊ आओ और ओ और आओ। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि केवल जीभ के मध्य भाग में कौन सा वर्ण आता है, तो कौन सा आता है? खाली ए, बस। मध्य भाग में हमेशा आता है ए, लेकिन अग्रभाग में कौन सा आता है? ई। अच्छा, 2 वर्ण और हमारे रह गए, एक है ए और आई। ए आई, तो ए आई बोलते में भी मुंह एकदम से बंद हो जाता है। ए आई बंद हुआ तो ये कहाँ चले जाते हैं? ए आई, ये भी पहुंच जाते हैं अग्रभाग में। ए आई। तो हमने देखा कि जीभ के आधार पर हमारे स्वरों के 3 भेद हो जाते हैं, जिसके अग्रभाग में हमारे 4 वर्ण, मध्य भाग में केवल 1 और पश्च भाग में हो जाते हैं हमारे 5। ठीक है, तो जीभ के आधार पर स्वरों के भेद हो जाते हैं कुछ इस तरह से। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है नासिका के आधार पर स्वरों के भेद कितने हो जाते हैं। तो नासिका के या नाक के आधार पर स्वरों के भेद हो जाते हैं 2। कितने हो जाते हैं? 2 भेद हो जाते हैं।
इसमें पहला आ जाता है अनुनासिक और दूसरा आ जाता है निर्नुनासिक। अनुनासिक और दूसरा हो जाता है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक को मौखिक भी बोलते हैं, निर्नुनासिक। अब हमने ए से लेकर और आओ तक अपने सारे वर्णों को बोल के देखा। ए, आ, ई, उ, औ, री, ए, आई, ओ, औ। किसी वर्ण को बोलते में नाक का इस्तेमाल नहीं होता। जब नाक में वाइब्रेशन हो या नाक का इस्तेमाल हो शब्दों के अंदर से ए जैसी कोई ध्वनि की आवाज आए तभी नाक का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हमने 11 के 11 स्वरों को बोल के देखा, किसी में से भी नहीं आती। तो इसका मतलब हमारे ए से लेकर और आओ तक जितने भी वर्ण हैं किसमें चले जाते हैं? सारे के सारे चले जाते हैं निर्नुनासिक के अंदर। लेकिन जब हमने इन सारे वर्णों में, मान लीजिए हमने कहीं पर लिखा अंगूर, तो अंगूर लिखने के लिए ये हमने ए लिया है और ए के ऊपर अनुस्वार बिंदु लगाया है, तो ये बिंदु लगा तो ए के ऊपर ही है। तो जब इस तरह से हम अनुस्वार या अनुनासिक बिंदु को इन वर्णों के ऊपर स्थापित करते हैं तो ए से लेकर और आओ तक सभी वर्णों के क्रम को अनुनासिक वर्णों में रख दिया जाता है। ठीक है, जब अनुस्वार या अनुनासिक बिंदु प्रयोग होता है तब भी ए से लेकर आओ तक सारे वर्ण आ जाते हैं, और अगर नहीं लगाते हैं तो ए से लेके आओ तक के सारे वर्ण किस में जाते हैं? वो चले जाते हैं निर्नुनासिक के अंदर। ठीक है, कंफर्म है? चीजें अगर कहीं पर नहीं समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है ओठों के आधार पर स्वरों के भेद। ओठों के आधार पर स्वरों के भेद कितने हो जाते हैं और कौन कौन से होते हैं और उन्हें किन किन नामों से संबोधित किया जाता है? तो ओठों के आधार पर भी हमारे स्वरों के भेद हो जाते हैं 2। ओष्ठ के आधार पर स्वरों के भेद 2। इसमें एक होता है हमारा वृत्तमुखी, 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 और दूसरा हो जाता है अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। देखिए, जब हमने कह दिया वृत्तमुखी तो वृत्त का मतलब होता है गोला, यानी कि जहां पर मुख का गोला बन जाए वही चीज होगी वृत्तमुखी। लेकिन जहां पर मुख का गोला ना बने वो क्या हो जाएगा? अवृत्तमुखी। लेकिन इसके अलावा इन दोनों के और भी नाम हैं जो पूछ लिए जाते हैं। जैसे वृत्तमुखी को क्या कहते हैं? इसे वर्तुल भी बोलते हैं, वर्तुल। ठीक है, और इसको वृत्ताकार भी कहते हैं, वृत्तमुखी को वृत्ताकार। ऐसे ही जो अवृत्तमुखी है उसे क्या कह देते हैं? इसे बोलते हैं प्रसृत, प्रसृत या फिर अवृत्ताकार, अवृत्ताकार। ठीक है, अब वृत्तमुखी में कौन कौन से आते हैं और अवृत्तमुखी में कौन से आते हैं? हमने बोला ए, मुख का गोला बना? नहीं बना। हमने बोला आ, मुख का गोला बना? नहीं। हमने बोला ई, री, गोला नहीं बना। हमने बोला ऊ, गोल हो गया। औ, आओ, तो जहां पर गोला बन रहा है ऊ, ओ, औ, इन 4 वर्णों में मुख का गोला बन जाता है। लेकिन ए, ई, री, ए, आई इनमें गोला नहीं बनता। तो जिसमें गोला नहीं बनता वो आ जाते हैं अवृत्तमुखी में। ए, आ, ई, री, ए, आए। ठीक है, और वृत्तमुखी में कौन कौन से आ जाते हैं? ऊ, औ, ओ और आओ। ठीक है, ये वर्ण आ जाते हैं हमारे वृत्तमुखी के अंदर। तो ये हमने देखा कि हमारे स्वरों के आधार पर इनके भेद हो जाते हैं कुछ,
इस तरह से, ठीक है। स्वरों का जब भी कभी भेद देखना हो तो देखिए उसे पढ़ के देखिएगा। जब भी आप उसे बोलोगे, उच्चारण करोगे, तभी पता चलेगा कि उसका भेद किस तरह से होना है और उसे किस भेद के अंदर रखना है। और बोलने के टाइम पर ऐसा नहीं कि आपने धीरे से बोल के देखा ए आ, ऐसे नहीं निकलता। ए आ, मुंह की जो शेप है, जो जीभ है, उसकी डायरेक्शन का पता चलना चाहिए। जब बोलोगे, उच्चारण करोगे तो पता चलेगा, नहीं तो जीभ किधर को हिल गई पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो जितना कराया है उन चीजों को अच्छे से पढ़िएगा। चीजें कहीं पर अगर ऐसा लग रहा है मिसमैच हो रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। जितना हो सके लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा क्लास से ज़्यादा जुड़ने का। ओके, धन्यवाद।